जितना प्राप्त कर सके उतना ही कम है। ये देने में कमी नहीं रखते, लेने में अपन कमी रखते। मैं खुद भी हूँ उसमें शामिल। मैं सोच नहीं सकता कि इनसे मैं कितना प्राप्त कर सकूं, लेकिन मेरे भी सोच से बाहर है। तो मैं कॉमरेड यादव साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए दिया जला के राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की तिलक सागर शाखा का सम्मेलन और जयपुर क्षेत्रीय समिति का सम्मेलन दोनों सम्मेलन हो रहे हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष साथी सोनी जी, और आपका नाम क्या है? उनका ये तिलक शाखा के अध्यक्ष अमरनाथ जी और साथियों पिछले कई दिनों से लगातार कार्यक्रम तेजी के चलते बहुत उद्घाटन होते हैं। अब वो उद्घाटन में बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ, इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ तिलक शाखा के साथियों को विशेष करके कि बहुत टाइम से चर्चा वो कर रहे थे मुझसे, भाई आप अपने शाखा का थोड़ा नवीनीकरण करो, शाखा में सुस्ती है, शायद कुछ लोगों को जोड़ो, लोग मेरे चाहे ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ रिटायर हो जाते हैं, कभी तो हो ही जाती है। तो आप इसको शाखा को वापस नवीनीकरण करो ताकि यूनियन के ढंग से चल पाए। काफ़ी अरसे से लगातार वही के रहने से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कह रहा था कि वही के एंड तक ही करो, हाँ कर ले। फिर जून आ गया, अब सब जून में, तो जून के एंड तक कर लो भाई, अब जुलाई में करेंगे। अब मैंने कहा मुझे तुम्हारा जुलाई में भी होगा नहीं होगा, पर चलो खुशी की बात यह है इतने कथा लगातार करने के बाद में जुलाई एंड में तो हो रहा है, 30 तारीख हो गई तो एंड एक दिन बचा है। तो फिर भी आप देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। अब कई बार तो क्या देर से हुआ काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपने अच्छी सजावट करी, अच्छी जगह ली है, साफ सुथरी जगह है, AC भी लगे हुए, भोजन वोजन भी कराने की व्यवस्था आपने रखी है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो इन सब बातों के साथ ये कभी देखना ये पड़ेगा कि इनको सबसे ज़्यादा पिछले दिनों कई कार्यक्रम अटेंड किए। सबसे पहले जयपुर डिपो का हुआ, जयपुर मई में हुआ था, 4 या 5 मई, 2 मई को था फर्स्ट वीक में। उसके बाद वैशाली का हुआ, फिर विद्याधर नगर का हुआ, और अब आपका ये हो रहा है। जयपुर की सभी शाखाओं के ये नवीनीकरण सबका हो रहा है। भरतपुर में हो चुका है, भरतपुर डिवीजन का पूरा हो चुका है, शिक्षक में हो चुका है, और भी जगह हो रहे हैं। लगातार कोशिशें जारी है, लगातार जाना कर रहे हैं। तो एक तो ये थोड़ी बात है तो हर जगह ही देखने को मिली कि आप हम एक रोडवेज के कर्मचारी थे, हमारा मुख्य काम है वाहन संचालन, और यहाँ भी वाहन संचालन से जुड़े हमारे साथी ज़्यादा बैठे हैं और कम लोग होंगे तो वाहन संचालन से जुड़े हुए नहीं। तो वाहन संचालन को आप समय में बुक करते हो। अगर गाड़ी सुबह 5 बजे निकल रही है तो 5 बजे निकालते हो आप, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है। कभी कभी यदा कोई बहुत ऐसी स्थिति पड़ जाए, बात अलग है, पर गाड़ी निकाल कर आप क्योंकि यूनियन के कार्यक्रम का टाइम 10 बजे का तय हो और 10 का भी 12 बजे दो, 2 घंटे बाद तो गाड़ी तो 2 घंटे लेट नहीं होती रात की। तो यहाँ ये आदत में क्यों नहीं आया? यहाँ ये हमारी आदत में नहीं आया, गाड़ी निकालने में हम सब पंक्चुअल है। क्योंकि यूनियन के कार्यक्रमों में हम इतना विलंब करते हैं, तो ये तो भाई थोड़ी अच्छी बात नहीं है। मेहरबानी करके भविष्य में हमको अपने यूनियन के कार्यक्रमों में भी समय की पाबंदी इतनी लेट तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10-20 मिनट की ऊंचा नीचा हो सकता है, ये भी नहीं करा 100% आप पक्के पाबंद रहो, पर 2-2 घंटे तक विलंब हो जाता है। इससे उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जो समय पर आकर बैठ जाता है, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। शादी गाँव में भी ऐसे देखने को मिलता है, समय पे पहुँच जाते हैं, वो बेचारे तकलीफ पाते हैं, अजी वो नहीं आया, चाचा नहीं आया, ताऊ नहीं आया, फूफा नहीं आया, पता नहीं क्या क्या सब बातें होती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ मेरी इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे भविष्य के अंदर, कि इसलिए भी जरूरी है कि जितने भी कार्यक्रम बड़े बड़े स्तर के आंदोलन पे होते हैं, अगर आंदोलन में भी ऐसे विलंब होने लगेगा तो हमारे तो आंदोलन पिट जाएंगे, हमारे तो आंदोलन ही पिट जाएंगे। समय पर अगर लोग समय पर पहुँचेंगे तो इसकी
समय की पाबंदी हमारे को हमारे कार्यक्रमों में भी बहुत जरूरी है, जितनी नौकरी के अंदर जरूरी है। इसी के साथ मैं कुछ बातों की आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हर कोई साथी यहाँ पर बैठ रहे, ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं, वो वर्कशॉप के लोग भी हो, सेवानिवृत्त भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर कोई निश्चित रूप से मानव स्वभाव है, हर कोई चाहता है मेरी बात होनी चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए। मेरी बात इंडिविजुअल से मतलब नहीं, अपने वर्ग की बात करते हैं। सबकी बात होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। करेंगे सबकी बात करेंगे, पर हमारी अपनी सबकी बातें करने से तो खाली संगठन नहीं चलेगा ना। आपको संगठन चलाने के लिए आपको हमारे को अपनी थोड़ी समझ का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हम मात्र ज़्यादातर इसी मामले में बोलते रहते हैं, हमारी ड्यूटी कहाँ लग रही है, मेरी ड्यूटी बदल गई, मेरे साथ कंडक्टर चलता था वो बदल गया, मेरे साथ ड्राइवर चलता था वो बदल गया, वर्षा मेरी शिफ्ट नाइट को थी वो दिन की कर दी। ऐसे इस तरह की बातों में हम लोग ज़्यादा उलझे रहते हैं। ये ठीक है, हमारी नौकरी की रोजमर्रा की समस्याएं हैं, पर इन समस्याओं से आप खाली बात करके, इन समस्याओं के आधार पर बात करके आप आज के हालात के अंदर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें इससे ऊपर उठने की सोचना पड़ेगा। रोज की समस्याएं जिनको हमको निपटना पड़ता है, और इसीलिए यूनियन की जरूरत होती है। तो ऐसी समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर पैदा होती है, डिपो स्तर पर काम से संबंधित उन समस्याओं की, वाजिब समस्याओं की हल की देखिए, एक समस्या कहीं वाजिब भी होती है, किसी गैर वाजिब भी हो सकती है, पर वाजिब समस्याओं के हल के लिए यूनियन वहाँ काम करती है जहाँ शाखा होती है। आपका डीलर डिपो है, डीलर शाखा की काम करेगी, उसके लिए प्रदेश कार्यालय का कोई पदाधिकारी वहाँ से नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। आपका विद्यालय का डिपो है, वहाँ की लोकल समस्या है तो वहीं के लोगों को, वहीं के यूनियन को बात करनी पड़ेगी। अजमेर के तो अजमेर के लोगों को बात करनी पड़ेगी। पर इसमें भी कई बार लोग छोटी छोटी बातों के लिए प्रदेश की तरफ से प्रदेश क्या कर रहा है हमारे लिए, तो हमारी यूनियन का काम करने का तरीका समझने की जरूरत है। देखिए 3 टायर सिस्टम है यूनियन का। 3 टायर का मतलब ये होता है, पहला टायर है डिपो शाखा की, डिपो शाखा होती है। उसके बाद एक क्षेत्र वाला रखे अपन ने, अलग अलग इलाके, जैसे जयपुर क्षेत्र है, तो जयपुर क्षेत्र में जयपुर में आने वाली शाखाएं कोटपुतली और टॉप को भी इसी में जोड़ रखा है। इस सबका मिलकर शाहपुरा को इसमें जोड़ रखा है। इस सबको मिलाकर के क्षेत्र बनता है, क्षेत्रीय समिति होती है। फिर क्षेत्र डिपो के बाद क्षेत्रीय समिति का, उसके बाद प्रदेश समिति, प्रदेश बड़े कामों को व्यक्तिगत करते हैं। लोग आए छोटे छोटे कामों में प्रदेश उलझ के नहीं रह सकता, तो बड़े काम कब करेंगे? उनको उस काम के लिए भी सब समय फुर्सत चाहिए। तो ये 3 टायर सिस्टम है, इसको हमको चलाना। अगर ये चलाने में हम कामयाब हो गए तो यूनियन ठीक ढंग से चल जाएगी, और यूनियन अगर ठीक ढंग से चल जाएगी तो समस्याओं के लिए आवाज भी ठीक ढंग से उठ जाएगी। अगर संगठन ठीक ढंग से नहीं चलता है तो समस्याओं के लिए आवाज ठीक ढंग से नहीं उठ सकती है। ये दोनों का आपस में तालमेल है, तो इस तालमेल को हमको उठाना पड़ेगा। अब संगठन चलता नहीं और समस्याओं की बात होती है, समस्याओं का तो समस्या किसके पीछे उठेगी? संगठन के आवाज तौर पर तो उठेगी ना। इसके संगठन को मजबूत करना, संगठन को ताकत देना, संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाना, ये पहली जरूरत है आज की। अगर निपटना है हमको बड़ी समस्याओं तक अगर आगे उनको लेके जाना है, तो इस बात को कहने के साथ मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज का दौर बहुत खराब दौर है, पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर बहुत खराब दौर है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। हम मजदूर है खाली रोडवेज के, पर मजदूर वर्ग में तो आते हैं। मजदूर अकेले रोडवेज के तो नहीं है, मजदूर बिजली में भी काम करने वाला मजदूर है, किसी फैक्ट्री में भी काम करने वाला मजदूर है, कोई रिक्शा चला रहा है वो भी मजदूर है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है वो भी मजदूर है, होटल में काम कर रहा है वर्कर वो भी मजदूर है, किसी मिल में काम कर रहा है वो भी मजदूर है, चुनाई का काम करने वाले बेलदार होते हैं, कारीगर होते हैं, ये भी सब मजदूर है। तो मजदूर वर्ग बहुत बड़ा है, मजदूर वर्ग की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो उद्योगों के मजदूर हों और चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हों, सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है देश के। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है इस देश के अंदर। आज जो सरकार केंद्र में बैठी है, किसकी सरकार है? 2-3 मिनट लगा के भी 2-3 आदमी बोले, आपको पता नहीं किसकी सरकार है? बीजेपी किसकी है? तो बोलते नहीं क्यों नहीं? आप अगर ये नहीं बोल सकते कि सरकार किसकी है, तो आप अपनी समस्या के लिए क्या बोलोगे? इसमें तो कोई जोर नहीं आ रहा था, इसमें तो कोई आपका फोटो नहीं खींच रहा था ना कि आप सरकार का नाम ले रहे हो। तो आप जवाब तो देना सीखिए, आप बोलना तो सीखिए।
मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी समस्या के लिए भी बोलना तभी सीखोगे जब आप जवाब देना शुरू करोगे। बात तो फिर पूछता हूँ किसकी सरकार है? फिर वो दो चार नहीं जानती, सब जानते हुए नहीं बोलना चाहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज जो सरकार है, ये सरकार कब आई? 2014 में आई है सरकार। क्या नारे लेके आई थी? काफी सारे नारे दिए थे। कुछ सारे नारों का चलो जिक्र तो नहीं करते, पर कुछ नारों का जिक्र तो करें जिनका हमसे आम आदमी से संबंधित। सबसे पहला नारा दिया था जो सब पूछते थे, मैं पूछता क्या काला धन जितना है देश का जो बाहर जमा है बैंकों में, बड़े बड़े राजनीतिकों ने कर रखा है, नेताओं ने कर रखा है, वो सारा काला धन लेकर के आएंगे अगर हमारी सरकार बन गई। और उस काले धन में से हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। ये सुन के तो देश का हर आदमी पूछता। मैं तो उस वक्त में रिटायर हो गया था। मैं सर मुझे 30-35 साल की नौकरी करने के बाद मेरी तो तनख्वाह भी औरों से ज्यादा अच्छी थी। मैं अधिकारी की पोस्ट से रिटायर हुआ तो मुझे उस वक्त 8 लाख नहीं मिले, 2000 में जब रिटायर हुआ। आप तो लोगों को 20-20, 25-25, 30 लाख की मिल जाते रिटायर में। तो मुझे लगा 15 लाख अगर मुझे खाते में आएंगे तो मेरा तो धन्य हो जाऊंगा। मैं तो बड़ा खुश था। मैं तो सारे लोग खुश होंगे। वो कई 15 लाख आए थे, आज तक किसी के खाते में आए? मेरे पास तो नहीं है। आप क्या है किसी के खाते में? किसी के नहीं आए। वो खाली एक धन फैलाने की बात की वोट मिल जाए, तो केवल वोट देने के लिए वो नारा दिया गया जो लोगों को आकर तक लगे अगर लोगों को जो वोट दे दे। दूसरा नारा दिया गया था देश में बेरोजगारी की चर्चा तो खूब होती है। कांग्रेस के जमाने में भी खूब बेरोजगारी होती थी, चर्चा होती थी। तो इनने उस वक्त नारा दिया अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को, बहुत बड़ी बात थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी जॉब मिल जाएगी। वो नारा भी सफल नहीं हुआ। आज इस सरकार को चलते 12 महीने से ज्यादा हो गए। 12 साल, सॉरी, हाँ 12 साल। 12 साल के अंदर तो जितने लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए 24 करोड़ को 24,000 को मिली। 24,000 नौकरी दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। जितने भी केंद्रीय विभाग के बड़े बड़े विभाग है, रेलवे है, पोस्टल है और दूसरे बड़े बड़े विभाग है सर केंद्र सरकार के, सब में जितने खाली पद पड़े थे उन खाली पदों को समाप्त कर दिया। भरना तो दूर की बात, नौकरी देना दूर क्या। तो बेरोजगारी का आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है। जिस बेरोजगारी को मुद्दा बना के वोट लेके आप सरकार में आए, उस बेरोजगारी की समस्या बन नहीं थी। और बेरोजगारी की समस्या की आप कहेंगे हम क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई आपके हमारे बच्चों की भी तो कई लोग के तरफ में किसी को रोजगार नहीं मिला होगा। क्या वो उम्र हो रही होगी कि अभी को रोजगार मिलेगा? तो सोचते हो कि क्या रोजगार मिलेगा, मिल जाएगा करके ला। तो सरकार की नीति नहीं है रोजगार पैदा करने की, तो कहां से रोजगार आता है? रोजगार अपने आप तो पैदा नहीं होता, नीतियों से पैदा होता है। तो सरकार की नीति नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भले ही बेरोजगारी दूसरी हो रही किंतु बेरोजगारी का आंकड़ा रखा जाता था, सरकारी आंकड़ा होता था। दफ्तर खोल रखा था सरकार ने कि बेरोजगारों के आंकड़े तय किए जाए। वे शिक्षित बेरोजगार कितने, इंजीनियर कितने बेरोजगार, डॉक्टर कितने बेरोजगार, पढ़े लिखे ग्रेजुएट कितने बेरोजगार, बिना पढ़े लिखे की सबके आंकड़ा होता। इस सरकार ने तो आंकड़े रखने बंद कर दिया। हालांकि नए बनेगा कहते कि जैसे रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो कहां से कहेंगे? अगर कोई कहे आपके पास पता में कोई आंकड़ा ही नहीं है, आंकड़े रखने बंद कर दिए सरकार ने तो बेरोजगारों को। तो सोचिए कहां से कहां नीति बदल रही है। आज बेरोजगार लोगों को फैसला चले जा रहे हैं। इस बेरोजगारी की बात चली तो इसके साथ में मैं आपको याद ताजा घटना जो घटी है देश के अंदर वो भी आपको समझने की जरूरत है। एक में बहुत बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार भी है और अशिक्षित बेरोजगार भी है। तो हर कोई रोजगार चाहता है, उनके माँ बाप चाहते हैं रोजगार मिले। पढ़ाई का मामला है, बड़ी बड़ी जो पढ़ाइयाँ हो रही है आज बड़ी मुश्किल से जिनके पास वो पैसा है, बड़े लोग हैं, IAS अफसर है, RAS अफसर है, सेठ है, उनको तो पैसे की कमी नहीं। वो तो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए बढ़िया से बढ़िया स्कूल, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं। हमारे आप तो नहीं दिला सकते, बढ़िया बढ़िया स्कूल में दाखिला कहाँ दिलाएंगे, कहाँ दिलाएंगे पैसा? इतनी कमाई नहीं हमारी रात की लोग, उनको कोचिंग में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो जब बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, नीट के, UG के, पता नहीं क्या क्या एग्जाम होते हैं सारे के सारे, उनमें पेपर लीक हर राज्यों के, उनमें पेपर लीक, केंद्र में पेपर लीक हो जाता है। तो वो बेचारा
और गरीब आदमी जो किस तरह से अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो पहले तो नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट होता है नीट। तो उसकी परीक्षा पास करने के बाद उसमें भी मान लीजिए सीट 4000 है, तो 4000 के अंदर अगर नंबर आ जाएगा तो उसको सीट मिल जाएगी पढ़ाई की। अगर उसके नीचे गया तो वो भी नहीं मिल पाएगी वहाँ भी। ऐसा थोड़ी है हर कोई नीट के पास करने वाले को डॉक्टरी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, नहीं मिलता। तो हालात ये जब बड़ा मुश्किल से वो जमीन गिरवी रखता है, वो उधार लाता है, वो रिश्तेदारों से मांगता है, वो ज्यादा मेहनत करता है, ऐसे अखबार में पढ़ने को मिलते और उनके बच्चे तैयारी करते हैं, और जब वो नीट के पेपर लीक हो जाए तो उनके बेचारे निराश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो गया कार से, हम बर्बाद हो गए। आर्थिक रूप से वो बर्बाद, बच्चा बर्बाद। ऐसे बहुत से बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, आत्महत्याएं कर ली। ऐसे शानदार शानदार के दिमाग के बच्चों ने निराश होकर के ये हालात इस देश में पैदा हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक जमाना था, आपस में की बात चलती थी, विवाद हो जाता था, पर परिवार में कोई जमीन का विवाद हो, मकान का विवाद हो और कोई विवाद हो तो और कोई कहता था कि कोर्ट ने कौन मान ले तो कोर्ट में दे दो, तेरे को कोर्ट में ले जाऊंगा। तो कोर्ट पे इतना विश्वास होता था, क्या मेरी बात नहीं सुन रही है तो कोर्ट में मुकदमा करके मेरे पक्ष में फैसला हो जाएगा। ऐसी लोगों को कोर्ट पे विश्वास हुआ करता था। कोर्ट भी बहुत है, हर तरह के हैं। नीचे के लोअर कोर्ट है, उनके बाद सेशन कोर्ट होता है, सेशन के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्यायाधीश, बड़े न्यायाधीश है, सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश, पिछले दिनों एक बार याचिका लगी मजदूरों के मामले, बेरोजगार लोगों के मामले। तो क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने, उनको बेरोजगारों को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, हताश थे, परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे, उनको बोल दिया कि कॉकरोच घरों में ले जाते इधर तो घूमते रहते बड़े बड़े जानवर मारते हैं। तो कॉकरोच जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, बेचारों को परेशान थे, पेपर लीक से परेशान थे युवा लोग, उनको कॉकरोच बोलते। तो देश की सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश अगर समस्या को सुनने के बजाय उनको कौन से न्यायालय आपको न्याय देगा? कुछ छोटे न्याय देगा क्या? जब बड़ा न्यायालय का अधिकारी ये कह रहा है तो ये हालात पैदा हुए। तो लोगों में गुस्सा बहुत आया, फैलाता पहले ऊंचा गुस्सा। और एक अभिजीत जी के नाम के एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान ने जो विदेश में रह रहा था, पढ़ रहा था, उसने दूसरे के एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक बड़ा ली सोशल मीडिया के ऊपर पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। अरे बंद करो उसको, बहुत आवाज आ रही है, इसी चलवा दो इसकी बजाय। तो बड़ा ली उसको सोशल मीडिया पर अखबार में पढ़ा होगा, इतने लोगों का समर्थन मिला जो भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक नहीं, कांग्रेस के जितने समर्थक नहीं, उससे ज्यादा उसके समर्थक बन गए। वो अखबारों में अंदर आता, आपने पढ़ा होगा, लगातार आता। उनने मिलकर के सारे युवाओं का आह्वान किया, आओ भाई ये देश हमारी नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, चीफ जस्टिस हमको कॉकरोच बोलता है, लड़ेंगे इनके खिलाफ। दिल्ली में धरना लगाया और दूसरी जगह धरने लगाए, फिर दिल्ली में लगातार लंबा धरना चला। उस धरने के समर्थन में सोनम वांगचुक आ गए लद्दाख के, वो धरने पे बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। और एक सबसे बड़ी आयशा की लड़की, आयशा का मतलब था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आयशा की लड़की नेहा गोरा के नाम से, वो अनशन पर बैठ गई, खूब समर्थन मिलने लगा उसको। और नारा लगा 20 तारीख को, जुलाई को संसद की ओर चलेगी। तो लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से बेरोजगार नौजवान, उनके पेरेंट्स तक आए, वो गए। तो दिल्ली के अंदर सड़कों पर जगह जगह जब रैलियां होने लगी, संसद की तरफ बढ़ने लगे, तो इस केंद्र सरकार ने उन नौजवानों के ऊपर जिस तरह से दिल्ली की पुलिस ने हमला किया, लाठीचार्ज किया, आपने मीडिया में सारी बातें नहीं दिखाई गई, मीडिया ने कहीं थोड़ा थोड़ा दिखाया, पर देखो बड़ी बड़ी खबरें तो दिखाई नहीं मीडिया ने। इस तरह से लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर कि कहते हैं लाठियों में कीलें लगी हुई, ऐसी लाठियों से जैसे वो दुश्मन पर हमला कर रहे हो, सैकड़ों की तादाद में घायल हो गए लोग। इस तरह के हमला उनके ऊपर किया, स्टूडेंट ने हमला किया, भर्ती हुए लोग मुकदमा बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा, अभी तक वो कल भी बोल रहे थे वो संसद में कि पैलेट गन चलाएंगे। पैलेट गन एक गन होती है जिसमें से एक और धुआं निकलता है, वो आपको अंधा कर देती है, आंखें खराब कर देती है। इस
तरह का वो आतंकवादियों के खिलाफ उपयोग होता हुआ हथियार, ये तो कहा गया चला कि नहीं चला मैं नहीं जानता था, अखबारों में आया पर लाठियां चली, ये चला, ये तो खूब चला, वहाँ पानी की बौछारें हुई। और यहाँ तक एक माँ को तो मैंने खुद देखा आंखों से, टीवी के ऊपर बोलते हुए देखा संयोग से, वो कह रही है पता नहीं टीवी ने कैसे दिखा दिया उसको गलती से, वो 2 बच्चों को साथ ले गए थे, वो कह रहा था कि इन दोनों बच्चों को भी मार दो, मेरे एक बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली, इनको भी मार दो। सरकार को एक रही इस तरह की स्थिति के अंदर इस तरह का हमला हुआ, सरकार है, अब बात में तो ठीक है सरकार चेती, और बाद में वो कह रहे तुम्हारी मांगे भी मान ली, जैसा अखबारों में आ रहा है मुकदमे भी वापस ले लेंगे, व्यवस्था सुधार देंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी वापस ले लिया, पर क्या हुआ इससे? इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता, लाखों लाखों लोग नहीं पहुंचे होते संसद के ऊपर लड़ने के लिए अपने अधिकारों के लिए, तो क्या सरकार सुनती क्या इनकी? सुनती क्या? तो ये हालत है, जब तक ऐसे आंदोलन नहीं हो तब तक तो सरकार सोएगी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये संदेश दिया जा रहा है भैया तुमको अगर हमसे कुछ लेना है तो सार्थक अपने मान क्या ना हमारे से लड़ने के लिए, वरना यूं आओगे चले जाना, रैली करके चले जाना, धरना लगा के चले जाना, ज्ञापन लगा के चले जाना, फोटो खिंचा के कि मंत्री जी को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, चले जाना, फोटो डालते रहना, खूब खुश हो जाए फोटो देख देख के कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की फोटो आपके पास में है, हमको आपके कुछ करने वाले हैं नहीं। क्या हालात इस देश के अंदर आज पैदा हो रहे हैं। दूसरे सवाल आप देखिए, अभी कल बहुत बड़ा एक दिल्ली के अंदर सम्मेलन हुआ है, देश में बड़े बड़े केंद्रीय सर्विस संगठन है, एक तक तो सबसे पुराना है 1920 में बन गया था, एक तक तो उसके बाद में और संगठन बने धीरे धीरे, तो एक तक और दूसरे और तो 9 या 10 इस केंद्रीय स्तर के सर्विस संगठन, उनके साथ में बैंक, LIC, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों सबके संघर्ष और उनके साथ किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, तो संयुक्त किसान मोर्चा में अलग अलग किसानों के संघर्ष में शामिल है, अलग अलग राज्यों के, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SKF, उनका दिल्ली के अंदर कल सम्मेलन हुआ तालकटोरा के अंदर, कि हमारे साथी थोड़े धर्म में जाके आए और नीरज सर में जाके आए, मैं तो नहीं जा सका इसके अंदर, और दूसरे अलग अलग यूनियनों से साथी लोग वहाँ पर गए थे, बता रहे कि आह्वान केवल 3000 लोगों का रहा है, 3000 लोगों से ज्यादा को नहीं आना है, और फिर 7000 लोग पहुंच गए, जहाँ बुलाया बात 3000 प्रतिनिधि आम मजदूरों को नहीं बुलाया था, मजदूरों के नेताओं को बुलाया था, पूरे हिंदुस्तान से प्रतिनिधियों को बुलाया था, तो वह 3000 के लिए 7000 पहुंच गए करीबन, तो कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, क्यों है गुस्सा मजदूरों के अंदर, क्यों मजदूर परेशान है, जो इतनी बड़ी तादाद में सम्मेलन में पहुंचा, उस सम्मेलन में फैसला किसान पहुंच गए केंद्र में, किसान और मजदूर दोनों मिलकर के संघर्ष करेंगे और निर्णायक संघर्ष करेंगे, लंबा आंदोलन चलाएंगे, लंबा आंदोलन चलाएंगे और कुर्बानियां करवानी चाहिए सरकार, तो हम नौजवानों की तरफ कुर्बानियां भी देंगे इसके अंदर आंदोलन के दरबार के वहां पर जाके आएंगे। उसका पहला कल तो आ गया है, अभी 10 तारीख को, 10 तारीख है 10 अगस्त तक 10 अगस्त चौथी 10 अगस्त चौथी इसका महत्व 10 अगस्त 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उससे पहले देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष चले देश के अंदर, महात्मा गांधी अगुवाई की उनके में सभी लोग संघर्ष कर रहे थे, देश के लोग चले, तो 10 अगस्त 1942 को ये 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, निकलो भारत से, भारत तुम्हारा नहीं, भारत हिंदुस्तानियों का है, ये नारा दिया गया। इसकी तारीख चुनी गई 9, पूरे देश के अंदर 9 अगस्त को व्यापक प्रदर्शन होंगे जगह जगह पूरे देश में, किसानों के मजदूरों के संग, मजदूरों की मांगों के लिए, किसानों की मांगों के लिए, और फिर इसके बाद लगातार चलते आंदोलन बढ़ते बढ़ते एक बड़ी स्तर पे जाएगा, जिसके बड़े इस घोषणाएं बात के अंदर आगे चल कर जाएंगे। दिल्ली फैसला हुआ, हजारों की तादाद में जो गए लोग हैं। मजदूरों का सवाल है, हम मजदूरों के लिए कानून बने हुए थे 44 कानून थे, याद रहेगी संख्या, तो 44 नंबर तो आसाम से याद आएगा, धवलपुर। किसने बनाए थे कानून? इस सरकार के बनाए हुए कानून नहीं थे, ये कानून हिंदुस्तान की आजादी से पहले के बने हुए थे, बहुत से कानून हिंदुस्तान की आजादी के बाद के, मजदूरों के संघर्षों की बदौलत ये कानून बने थे।
मजदूरों के हित के कानून थे, 44 कानून। किंतु ये कानून इस मोदी सरकार को रास नहीं आए। क्यों नहीं रास है? जो मजदूरों के हित के कानून थे। मोदी किसका समर्थक है? बड़े बड़े धरना सेनाओं का समर्थक है। जब हमने ट्रेड यूनियन शुरू की थी आज के 60 साल पहले, आज के 60 साल पहले, 7 नहीं 60 इयर्स बैक, जब हमने ट्रेड यूनियन शुरू की थी, उस वक्त देश में नारा लगता था, 2 बड़े पूंजीपति होते थे देश के अंदर, टाटा बिरला का नाम आता था, टाटा बिरला का नाम आता, तो नारा लगता था, टाटा बिरला की जागीर में हिंदुस्तान हमारा है। केवल 2। अब टाटा बिरला का नाम कोई जानता है क्या? अब तो कोई नाम ही नहीं आता, तो अडानी अंबानी हो गए। और पता नहीं कितने बड़े उस वक्त कितने बढ़ते चले जा रहे हैं इस तरह के बड़े अरबपति लोग। और हम तो नहीं बढ़ रहे। ठीक है, हमारी तनख्वाहें बढ़ी है, कुछ हमारी सुविधाएं बढ़ी है, पर महंगाई की तुलना में तो पर्याप्त नहीं है। महंगाई की तुलना में तो पर्याप्त नहीं है। मैं जिस वक्त नौकरी लगा था 1963 में, रोडवेज में 1963 में पहली बार, तो मात्र 100 रुपये तनख्वाह होती, 90 रुपये मूल वेतन और 10 रुपये महंगाई भत्ता। कोई हाउस रेंट नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो बाद में एक तक संघर्ष करके सारी चीजें कराई, जो हमने तो भुगता था ना शुरू के अंदर जब आए थे रोडवेज के अंदर। आज भले ही तनख्वाह लोगों की 50-50 हजार, 60-60, 70-70, 80-80 हजार हो गई। कितने के लोग यहाँ 50 हजार से ऊपर वाला कोई है? कम कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो बधाई आप। मैं तो कहता 1 लाख मिल जाओ, मेरे बस स्टैंड में 1 लाख रखूंगा आपका, पर मेरे बस में तो नहीं है। तो आज भले इतनी तनख्वाहें हो गई, पर तनख्वाहें बढ़ने के साथ खर्ची तो बढ़े नहीं, उससे महंगाई तो बढ़ी नहीं, फिर उस रूप में तो पर्याप्त नहीं होता। तो वो सारे कानून जो हमारे पक्ष के थे, वो सारे पक्ष के कानूनों को अडानी अंबानी जैसे भी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनको मोदी जी को मदद करते हैं और मोदी जी उनको मदद करते हैं। तो मोदी जी को कहा साहब ये कानून हम ना बदलो, हम आपको इतनी मदद करते। हमारे यूनियन आए दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद हमारा करती रहती है, हमको मजबूर होकर के इनकी मांगे माननी पड़ती है। आप एक कानून में ऐसे संशोधन करो कि मजदूरों की लड़ने की ताकत कम हो जाए, ताकत कम हो जाए, इनका अधिकार कम हो जाए। तो इस तरह से मोदी जी ने अपनी सरकार के क्या किया? भाई 44 कानून जो है, ये कानून गए पिछले जमाने के कानून है। मैं नए जमाने के कानून लाना चाहता हूँ। तो नए जमाने के कानून में ये क्या है कि 44 कानूनों से 15 कानून तो समाप्त कर दिए, नाम ही मिटा दिया, नाम निशान 15 कानून का। 29 कानून बने बचे, उन 29 कानूनों को 4 कानूनों में केवल बदल दिया। लेबर कोड जिसको कहते हैं 4 लेबर कोड, उसमें बदल दिया। और वो जो मजदूरों के पक्ष के अधिकार थे, वो अधिकार बहुत से अधिकार खत्म कर दिए, सुविधाएं खत्म कर दी और मालिकों के पक्ष में उसके अंदर संशोधन कर दिए। सबसे बड़ा अधिकार क्या था मजदूरों के पास? अगर कोई ज्ञापन देने से नहीं मांगे, बड़ी मांग, वेतन बढ़ोतरी, बोनस, ऐसी बड़ी मांगे जो, तो और धरना लगाने से, रैली लगाने से भी नहीं मांगे, तो क्या करते थे? आखिरी हथियार हड़ताल। क्या होता था? हड़ताल का उपयोग किया ना मैं लोगों ने कई बार हड़ताल का उपयोग। तो ये था 14 दिन का नोटिस देकर के हड़ताल कर सकते हैं। 14 दिन का नोटिस देंगे। पब्लिक सर्विस से 14 दिन का नोटिस जरूरी होता था। प्राइवेट सेक्टर में तो 14 दिन की जरूरत नहीं थी, तो पब्लिक सर्विस नहीं होती हो। अब कानून को बदल के क्या कर दिया कि अब अगर जैसे हड़ताल का नोटिस दोगे तो नोटिस तो दे सकते हो हड़ताल का, उसके साथ मांगे भी होती है हड़ताल के नोटिस के। जैसे ही कॉपी लेबर डिपार्टमेंट को जाएगी, वो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि जब तक वो मांगे पेंडिंग रहेगी लेबर डिपार्टमेंट में, तब तक आप हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हड़ताल करोगे तो हड़ताल गैर कानूनी हो जाएगी। उस गैर कानूनी हड़ताल को अगर किया तो नेताओं को तो सजा होगी जेल की, जुर्माने की, और मजदूरों को भी जुर्माने की, जेल की सजा हो जाएगी। तो लेबर डिपार्टमेंट तो 2 साल 3 साल तक उसको पेंडिंग रखेगा। लेबर डिपार्टमेंट किसका? इन्हीं का होता है, सरकार का। वो तो उसको कभी हल करेगा ही नहीं, अनरजिस्टर्ड नहीं करेगा, तो फिर तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो कानून ने हड़ताल नाम तो रख दिया, किंतु व्यवहार रूप में हड़ताल के अधिकार को छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। नोटिस दे दोगे तो भी हड़ताल नहीं कर सकते। तो हमारा तो सबसे बड़ा अधिकार था वो छीन गया। कोई परवाही नहीं करेगा, या तो कर ही नहीं सकते। हड़ताल करेंगे तो इनको 5 साल की जेल, 50,000 जुर्माना, 1 लाख जुर्माना। दूसरा क्या किया उसने? दूसरा उसने ये किया, पहले तो देखो बहुत विस्तार से मैंने समझा पा रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी व्याख्या है कानूनों की।
मैं मोटी मोटी आपको अर्थ समझा रहा हूँ कि हर कानून की सीमा होती थी कि कौन सा कानून कहाँ कितने वर्करों को लागू होता है। जब कितने वर्कर काम करेंगे, मान लीजिए कि 30 वर्कर काम कर रहे हैं तो उन पर ये कानून लागू होगा। ऐसा पहले पुराने कानून कहीं 50 पर था, कहीं 20 पर था। अब उनको सबको दायरे बढ़ा दिए, कहीं 30 था तो उसका 300 कर दिया कि पहले आप 30 वर्कर काम करते थे तो कानून लागू होता था। अब 300 कर दिया कि 300 वर्कर होंगे तो कानून लागू होगा। इसका मतलब 300 से नीचे के जो कल कारखाने हैं वो तो सब बाहर, वो तो मजदूर, वो तो कानूनों से बाहर कर दिए उनको। ऐसे बहुत से कानूनों से मजदूरों को बाहर कर दिया, लाखों लाख मजदूर कानून के दायरे से बाहर कर दिए गए। आपको अब नई नियुक्ति, आप तो भाग्यशाली हो कि आप लोग चाहे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भुगता होगा, कहीं डेली वेजेस पे रहोगे, कहीं कॉन्ट्रैक्ट में, रेगुलर तो हो गए, रेगुलर हो गए। इस नए कानून के तहत ये अधिकार दे दिया हर मालिक को, हर सरकार को, हर नियोजक को। क्या आपको रेगुलर नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट देने की जरूरत है, दे सकते हो आप। फिक्स टर्म का मतलब है सीमा निर्धारित करके आपको 6 महीने के लिए नियुक्त करते हैं। ऑर्डर में लिखा जाएगा आपकी नियुक्ति ज्वाइन करने के दिनांक से 6 महीने के लिए की जाती है, और जैसे ही 6 महीने पूरे हुए आपकी नौकरी अपने आप खत्म। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपको राहत नहीं देगा। आप कोर्ट को कहोगे साहब पोस्ट खाली पड़ी है, काम बिगड़ रहा है, मैं काम कर रहा था, मेरी को वापस रखो। कोर्ट कहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, कानून है भैया ऐसा। तो कानून ऐसे कर दिए, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट हो गया आने वाले समय के अंदर। तो इसलिए कर दिए फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट में बोनस से छूट मिल जाएगी, छुट्टियां नहीं देनी पड़ेगी, वर्दी नहीं देनी पड़ेगी लोगों को, इस तरह के और दूसरे अधिकार नहीं देने पड़ेगी, इस तरह के कानून ला दिए। तो ये बताइए हमारे मजदूर विरोधी कानून, और हमारा दुर्भाग्य देखिए, देश के मजदूरों का दुर्भाग्य देखिए कि देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन एटक सहित, जिसमें बैंक, LIC, बैंक में तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते, LIC में तो बहुत पढ़े लिखे होते, ये सारे रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे देश में विरोध कर रहे हैं इसका कि गलत कानून किए तुमने, मोदी जी कानूनों को वापस लो। हड़तालें हुई हैं, आगे और आंदोलन होंगे, पर एक संगठन ध्यान देके सुनना, एक संगठन इसका विरोध नहीं कर रहा है, कभी विरोध नहीं किया इस तरह के कानून। कौन है वो, जानते हैं कौन है? दो तीन लोग ही जानते हो क्या? सब जानते हो क्या? तो आवाज तो निकलती नहीं, सही जम जाता है आपके मुंह के अंदर। अगर जानते हो तो बोलो ना BMS है, बोलते क्यों नहीं? तो बोलना सीखो, मैं बार-बार कहता हूँ बोलना सीखो। अकेले एक सिस्टम है जो इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा विरोध? क्यों नहीं कर रहा विरोध, ये भी समझने की जरूरत है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहने को मजदूरों का संगठन कहते हो अपने आप को, हम मजदूरों के संगठन, किंतु मजदूरों का संगठन के सरकार के खिलाफ तो मजदूरों पर हमला हुआ, उसके खिलाफ तुम नहीं बोल रहे। हम तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ते थे, एटक तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ी, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही है, और कल को और कोई तीसरी सरकार आ जाएगी, वो मजदूरों के हक है, हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। एटक हमेशा मजदूरों की पैरवी करती है, मजदूरों के अधिकारों के हमला करने वालों के खिलाफ लड़ती है, एटक लड़ती रहेगी। उनका चरित्र नहीं है। तो आप रोडवेज में भी कई लोग जो BMS वाले ऐसे कर रहे थे, तो आप पढ़े लिखे लोगों को, इसी जमाने में रोडवेज में पढ़े लिखे ड्राइवर नहीं आते, कंडक्टर तो फिर भी पढ़े लिखे होते थे, आप तो सभी पढ़े लिखे आते, ड्राइवर भी पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे, मैकेनिक भी पढ़े लिखे, फिर क्यों नहीं चर्चा करते आपस के अंदर कि मैं किस सेक्टर के साथ हूँ, आप किस सेक्टर के साथ जुड़े, तो स्वतंत्रता है देखिए। तो आप ऐसे संगठन के थ्रू कि भाई जो आप, मैं नहीं कहता एटक को, जो आपको एटक के विचार ठीक लगते हो एटक के साथ रहो, पर BMS के साथ तो बच जाना, वो तो मजदूर विरोधी संगठन। वो RSS का नाम सुना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, RSS, उसको भी 100 साल हो गए बने हुए, जैसे एटक 100 साल से ऊपर की हो गई ना, वैसे उसको भी 100 साल से ऊपर हो गई। क्या चरित्र है RSS? देखो माफ करना, मैं किसी जानबूझ के आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो सरकार के रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने मन से नहीं कर रहा हूँ बात, तो रिकॉर्ड के आधार पर बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये वो संगठन है RSS, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से भगाने की लड़ाई चल रही थी, आप जब नाम आता है उस इतिहास का,
तो नेताओं के नाम आते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, फलाने फलाने स्वतंत्रता सेनानी, अरे छोटे बड़े नाम आते हैं। आरएसएस का एक भी नाम हो, कई हिंदुस्तान के आजादी के संघर्ष, आजादी के संग्राम का इतिहास में एक भी नाम ऐसा नहीं है जो आरएसएस के किसी नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है। वो जिसको बहुत बड़ा मानते, हिंदूवादी नेता जिसको मानते, मैं हिंदुइज्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उस नेता की बात कर रहा हूँ जिसको हिंदूवादी नेता मानते हैं, वीर सावरकर। सावरकर के साथ ही वीर लगाया जाता है। कौन थे वीर सावरकर? ये ठीक है, अंग्रेजों के जेल में रहे तो कोई शक नहीं, उस वक्त जेल में रह सकता, तारीफ करते हैं सारे। बाद में तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी, मुझे जेल से रिहा करो, मैं अब सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो सरकार की सेवा करूंगा। सरकार ने उनकी चिट्ठियों पर विचार करके उनको जेल से रिहा, अंग्रेजों की सरकार ने उनको छोड़ा, और उस जमाने में 60 रुपया महीना उनको पेंशन दी अंग्रेजों की सरकार ने। ये भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है सारी की सारी बात। तो जिसको वो कहते वो हमारा आरएसएस का नेता, वो तो ऐसे नेता थे, उनने तो एक उंगली का नाखून तक नहीं कटा है हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में। तो उस आरएसएस की इकाई है ये बीएमएस जो है उसकी इकाई है, भारतीय जनता पार्टी की इकाई है। तो दोनों भाई और भाई हो गए ना, भाई हो गए, तो एक भाई दूसरे के भाई के खिलाफ कैसे बोलेगा भाई? तो इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, दिखावा जरूर करेंगे। अगर मजदूरों में उनको जिंदा रहना है तो दिखावा करेंगे, ये बात भी सरकार गलत कर रही है, ये कर रही है, मुझे बोलेंगे कि तुम मैदान में लड़ने की बात करेंगे उनके, आओ मिलकर लड़के सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो लड़ने के लिए साथ नहीं आएंगे बीजेपी के खिलाफ में। तो वो केंद्रीय स्तर पर नहीं कर रहे, तो लेबर कोड के खिलाफ मजदूरों की लड़ाई लड़ रही। हमारे रोडवेज का क्या हुआ भाई? आप इतनी देर से बोलेंगे सारी बातें हिंदुस्तान की कर रहे हैं, भाई मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना इसलिए कर रहा हूँ। मैंने कभी कोई एमएलए देखा है, एमपी का चुनाव कभी जिंदगी में लड़ने की नहीं छोड़ी। मुझे बहुत कहा गया कि आप तो छोड़ो, आप तो कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना के लड़ो। मैं कहा भाई नहीं, मुझे नहीं जाना उसके अंदर, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं तो मजदूरों के साथ मजदूरों में रहूंगा बात में। तो मजदूरों की बात भी करते हैं। 2016 किसकी सरकार थी? राजस्थान में वसुंधरा जी की, बीजेपी की सरकार 2014 में आई। तो 2013 में दिसंबर में वो सरकार बनती वसुंधरा जी, और फरवरी 2014 में पौने 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, पौने 2 महीने के पीरियड के अंदर ही उन्होंने 2 बड़े फैसले किए। एक फैसला तो किया कि हमारे जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिन पर अकेले रोडवेज को जो मंजिली सेवाएं होती है स्टेज कैरेज की, हर स्टैंड से सवारी उठाना चढ़ाना, ये केवल हमको अधिकार था, प्राइवेट को नहीं था अधिकार। वो इसलिए था राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर रखे थे कानून में, तो वो कहे सब मार्गों का राष्ट्रीयकरण का दर्जा खत्म कर दो। अब कोई राष्ट्रीयकरण का दर्जा नहीं रहेगा रोडवेज की बसों का, वो उन्होंने खत्म करने का फैसला किया। दूसरा फैसला ये किया कि हमारे बस स्टैंड तो राजस्थान में बहुत है, पूरे राजस्थान में, पर 84 बस स्टैंड जो प्राइम लोकेशन पर थे, बड़े बड़े बस स्टैंड 84, उस सारे बस स्टैंडों को हड़पने की योजना बनाई। ये इस नाम पे कि इनको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, इसलिए इसके बसपोर्ट अथॉरिटी बनाते हैं इसको, उसके जरिए हम इसको किसी को धरना सेठों को देके सब होता है, तो धरना सेठों की कमाई का जरिया कर रहे थे वो। तो हमारा तो नाम ना शायद रोडवेज का नाम नहीं रहता उसके अंदर देने के बाद के अंदर, तो ये उसको छीनने की तैयारी, उसकी लड़ाई एक तक नहीं पहल की, सारे संगठनों को साथ दिया, और लोक परिवहन की समस्या आई, उनको रोडवेज के बस स्टैंड से चलाने का फैसला उन्हीं का किया था। खूब लड़े, सुबह 4 बजे 5 बजे मोर्चा लगाते थे सिंधी कैंप में, जयपुर के लोग पूरे राजस्थान में हर जगह मोर्चे लगते थे। तो जयपुर के सिंधी कैंप के मोर्चे पे सभी डिपोज के लोग जाते थे, हम भी सुमर में रिटायरमेंट के बाद में जाते थे, और धर्मवीर जाते थे रिटायरमेंट के बाद में भी जाता था, और हमारे साथी जाते थे, तो लड़ते थे। आपके डीलर से लोग नौजवान सब जाते थे, जयपुर डिपो के जाते थे, वैशाली से सब जगह से जाते थे, खूब लड़े। अल्टीमेटली साहब सरकार को मजबूर होना पड़ा। 6 अक्टूबर 2016 पूरे राजस्थान में जब चक्का जाम हो गया, तारीख बता नोट करना, सही तारीख है 6 अक्टूबर 2016 बंद हो गया, तो शाम को मंत्री ने फैसला किया मुझे 1.5 महीने का समय दे दो। 1.5 महीने बाद वो आदेश वापस हुआ। अगर वो संघर्ष एक तक नहीं करती सबको साथ लेके, और बसें अंदर से चल रही होती,
तो रोडवेज तो अब तक तो नहीं चल रही होती, नामो निशान कभी का मिट गया होता रोडवेज का। तो ये आपकी लड़ाई एकक के नेतृत्व में, एकक की पहल की तरह आप सब मिलकर जो लड़े, उसकी बदौलत है कि आज रोडवेज का नाम चल रहा है। भले रोडवेज कमजोर हो गई है, घाटे में वो लोग बातें, रोडवेज का नाम चल रहा है, हमारी नौकरियां सुरक्षित है। वो सरकार गई, कांग्रेस आई, कांग्रेस के टाइम में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस कम से कम हमारा भला करेगी, बहुत भला काम कर रहे थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, अशोक गहलोत की सरकार ने कर्मचारियों का जहां तक सवाल है उनके लिए तो कई चीज अच्छी लागू की। 7वां वेतन आयोग जो लागू नहीं कर रही थी बीजेपी, वो तो उन्होंने किया, बड़ी देर तक किया कि लागू हुआ। आपको आरजीएचएस लाए, आपके इलाज के लिए अच्छी सुविधा लेके गए, उसमें अपनी बदमाशियां हुई, शक्ति हो गई, वाला बात है। आरजीएचएस आपके सूचना है, रिटायर्ड लोगों की भी पेंशन संशोधित की उन्होंने, रिटायर्ड लोगों को भी वो दिया, ओपीएस की सुविधा दी, जो पुराने रिटायर हो गए थे उनको, ये कुछ बातें तो अच्छी करी उन्होंने। जो 5000 कर्मचारी रिटायर्ड थे, वापस ओपीएस वो आप बता दीजिए। तो सारी बातें भी बोलता हाँ, तो आप मैं आपसे कह रहा था 5000 लोगों को भुगतान बकाया था, मर गए थे लोग, कहीं तो मर गए थे इलाज के कारण, उनको भी 5000 लोगों को करीब 200 करोड़ 300 या 400 करोड़ का भुगतान अशोक गहलोत की सरकार ने क्या रास्ता निकला था। तो ये काम तो अच्छे किए, किंतु बसें तो उन्होंने भी नहीं दी हमको, नहीं भर्ती तो उन्होंने भी नहीं करी। आज हमारे पास में 12,000 से ज्यादा पद खाली है, हर कैटेगरी में खाली है, नहीं भर्ती नहीं हो रही। तो ड्राइवर कंडक्टर को डबल काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम मिलता नहीं। ओवर टाइम का भुगतान तो पुरानों को, जो आज जिनको रिटायर हुए 10-10, 12-12 साल हो गए, जिनके कई दुनिया से चले गए, उनको नहीं मिला, 1998 से बंद है। तो नयों को भी ओवर टाइम का हिसाब नहीं रखा जा रहा है, जिनको कब मिलेगा? जब उनको नहीं मिला, जिनको कहां से मिलेगा? रेस्ट इनको टाइम पर नहीं मिलता, क्यों? स्टाफ नहीं, डबल ड्यूटी लगाएंगे। कोई मेडिकल दे दे तो कहते हैं गाड़ी कटते लोग, स्टाफ पर चार्जशीट नहीं मिलती। सारे अत्याचार चल रहे हैं सारे के सारे। तो सरकार ये चीजें अशोक गहलोत की सरकार की ठीक नहीं हुई। अब वापस भजनलाल की सरकार आ गई, ये भी नहीं कर रही है, तो मजा आ रहा है कि कम में लोग डबल काम करा रहे, रोडवे लोग मजबूर होकर के मजबूरी में काम कर रहे, कानून का उल्लंघन सह रहे, क्या करें? इसके साथ रोडवेज मैनेजमेंट की हालत देखो आप। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी कह रहा हूँ आपको कि आप उसके सिद्धांत पर बात ध्यान करें, उसके फैक्ट पर मत जाना। अब जैसे आए पहले बहुत दफ्तरों में लोग बैठे रहते, मर्जी आई जिसको बिठा दीजिए, कोई कानून कायदा नहीं था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का 3 जजों की बेंच का फैसला तो सीनियरिटी से लगाओ, जब मेडिकल वाले उनको लगाओ। यहाँ तो 8-20 की बिठाते थे, सिफारिश से चलते थे, पैसे खाते थे या कोई दलाल बना के बिठाते थे, सारी चल रही। अब उनकी भाई इस मैनेजमेंट ने एक काम तो अच्छा किया, 3000 किलोमीटर सबको चलना पड़ेगा। इसकी सोशल मीडिया पे तो खूब ही तारीफ हुई। हमारे ड्राइवर भाई भी कहीं बैठे रहते थे, यार ये तो फालतू बैठे मजा आ रहा है। लोग ये कहते थे 3000 नहीं 5000 चलाओगे, मतलब लोगों ने उसको वेलकम किया। हो सकता है हमारे कोई साथी ऐसे बैठे जिनको भी तकलीफ हुई हो, रूट पे चलना पड़ा हो, पर इन जनरल सभी ने उसकी तारीफ की कि भाई ठीक है कानून। पर इसमें हुआ क्या? जो लोग रूट पर नहीं चलेंगे, जो लोग रूट पर नहीं चलेंगे, उनको वेतन नहीं देंगे। तो भाई रूट पे तो चलेगा, जितने रूट पे चलाओगे, अगर किसी की ड्यूटी नहीं लगाओगे, ये रूट पे नहीं गया। अरे भाई, जब तुमने ड्यूटी नहीं लगाई और तुम दफ्तर में ही काम ले रहे हो, अगर तूने काम नहीं किया, 3000 किलोमीटर तेरे को तनख्वाह नहीं देंगे, तो गलत ताना। ये तो तानाशाही दिन है। वो रूट पे भेजते नहीं जाता, एब्सेंट होता, तो वेतन रोकते और भी कार्रवाई करते कर लेते। पर ये तो टोटल गलत था, कानून का उल्लंघन हो रहा था। किसने किया इसका उल्लंघन? इन्हीं एमडी साहब ने किया। दादागिरी आ गई, क्या मैं तो नहीं दूंगा वेतन। ऐसे ही मेडिकल बेचारे जिनके पुराने मेडिकल पर बैठे थे, उनका नया मेडिकल होने तक उनका भी वेतन रोक दिया। भाई नए मेडिकल में अगर फिट हो जाए तो रूट पे चला देना, वरना नहीं हो तो जब तक तो तनख्वाह दो। वो भी हुआ, तो भी गलत हुआ, उसको भी यूनियन गलत हो रहा है। ये सारी चीजें हुई। तो आज रोडवेज का मैनेजमेंट इन बातों को सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है मजा आ रहा है उनको तो कि साहब नाम हो रहा है, इतनी गाड़ी आ रही है। आप कितनी गाड़ी आ रही है? अभी आया साहब 2017 से पहले की कोई गाड़ी नहीं भी, 144 गाड़ी जो लाई है ना, इससे स्टेटमेंट आया, ये कहा मैनेजमेंट ने अब 2017 से पहले की कोई गाड़ी रोडवेज पे नहीं है। तो 2017 से आज कितने साल हो गए? 60 हो गए हैं? 8 साल की तो वैसी एज है गाड़ी। आप ये कहते हैं
कि भाई 8 साल की ज्यादा की एज की कोई गाड़ी नहीं है, तो आज भी 8 साल से ज्यादा की एज की गाड़ी तो है। कानून तो 8 साल की एज होते या 8 लाख किलोमीटर पूरा होते नई गाड़ी लग जानी चाहिए उसके हिसाब से। और फिर गाड़ी 5000 हो गई, क्या 5000 कभी नहीं हुई। एक कहीं 5000 गाड़ियां होती थी हमारे पास, आज तो बहुत से रूट बंद पड़े हैं, शटल रूट बंद हो गए, लंबे लंबे रूट बंद हो गए। और इसका मजा कौन लूट रहा है? हमारे लगे हुए चीफ मैनेजर। ठीक है, कुछ अच्छे भी होंगे, मैं नहीं कहता सारे के सारे खराब हैं, कुछ अच्छे भी होंगे, पर रिपोर्टें जगह जगह सुनने को मिलती है कि चीफ मैनेजर उनको प्राइवेट वालों से मिलेंगे, उनके कहने से रूट बंद कर देते लोक परिवहन वालों के कहने से। हमारे पास गाड़ी नहीं है, ताकि लोक परिवहन वालों को, जो लोक परिवहन के लोग हमारे स्टाफ पर आक्रामक है, आरपीट कर रहे हैं, जगह जगह घटनाएं आती है। अभी पिछले दिनों राय सिंह नगर के अंदर 16-17 काटियां हैं हमारे कंडक्टर को। चूरू में कंडक्टर को पीटा था लोक परिवहन वालों ने, तो उनके खिलाफ मैनेजमेंट कार्रवाई नहीं करवाना चाहता है। मैं और आप जरा सी गलती हो जाएगी तो स्टैंडिंग ऑर्डर की फली धारा लगाते हैं, फला धारा कहते हैं आरोप बनता है, आपको चार्जशीट दे देंगे, इंक्वायरी ऑफिसर बिठा देंगे। खुद कानून का उल्लंघन कर रहे, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते लोग, तो भुगतान करो, उससे क्या कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए भी यूनियन ने खुद इनको पनिशमेंट दिलाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट को कानून के तहत लिखा, जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट तक जाके भी इनको सजा दिलाने की कार्रवाई करेगी। ये तक को डर नहीं लगता किसी से, पर समय लगता है कानून की कार्रवाई में। कानून हमारे हाथ में नहीं, हम लड़ सकते हैं, लड़ेगा। इन सारी बातों को और हमारी दूसरी कई समस्याएं हैं, अपनी बात अब समाप्त करने जा रहा हूँ, करीब 1 घंटा होता है मुझे बोलते बोलते। देखिए, कुछ हमारी प्रमुख समस्याएं तो बहुत है, पर कुछ प्रमुख समस्याएं ऐसी जो पुरानी हो। रोडवेज में 2 तरह के नियम लागू है, आपको पता है। सर्विस रेगुलेशन जो ऑफिस वालों पर लागू होता है, दफ्तर में काम करने वालों पर, अधिकारियों पर लागू होता है, जिसे सर्विस रेगुलेशन बोलते हैं। एक स्टैंडिंग ऑर्डर जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, टीआई से रूट पे चलने वाले लोगों के ये होता है। जैसे आज ज्यादातर आप लोग वही स्टैंडिंग ऑर्डर वाले हैं, मुश्किल से वो धीरज जैसा एक आध और कोई बैठे होंगे जो सर्विस रेगुलेशन वाले होंगे, बाकी तो सब स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इन दोनों की सेवा शर्तों में बहुत अंतर है। तो ये चाहते हैं कि ये सेवा शर्तों का अंतर कुछ तो मिटाओ, सारा नहीं तो कुछ तो जाओ। जैसे भाई ये मिलती है 30 साल में या 18 मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर में, भाई को 30 करो, करना नहीं चाहिए, खर्चा बढ़ जाएगा। उन महिलाओं को चाइल्ड रिकवरी दे दी आपके 5-6 साल पहले, स्टैंडिंग ऑर्डर वाली महिलाओं के लिए चाइल्ड रिकवरी लागू नहीं कर रहे। बोर्ड से जरूर प्रस्ताव पास हो गया दबाव में यूनियन के, किंतु सरकार मंजूरी नहीं दे रही। हमारे आर्टिजन बैठे तो यहाँ पर आर्टिजन है, मैकेनिक साथी एक ग्रेड सेकंड आर्टिजन होता है, उसके ग्रेड पे 2400, वो प्रमोशन होता है ग्रेड फर्स्ट पे, तो अभी उसकी ग्रेड पे 2400। ये कैसा प्रमोशन? ये तो नाम का प्रमोशन हो गया। तो ग्रेड पे 2800 होनी चाहिए, वो भी संकट दूर कराने की बात है। यूनियन के प्रस्ताव पर बोर्ड से प्रस्ताव आके सरकार को गया, सरकार मंजूरी नहीं दे रही। नॉन आईटीआई किसी जमाने में भर्ती किए गए थे मृतक कर्मचारियों के रूप में, भाई पढ़े लिखे नहीं होते तो नॉन आईटीआई के ले लो, तो नॉन आईटीआई लिए गए और वो कहा गया 10 साल बाद ये आईटीआई के बराबर मान लिए जाएंगे। तो 10 साल बाद जब आईटीआई के बराबर मान लिया तो आईटीआई की तरह प्रमोशन भी होना चाहिए उनका खाली सेकंड ग्रेड तक प्रमोशन करके बंद कर दिया, रास्ता आगे का प्रमोशन नहीं। ऐसे और बहुत से सवाल है जिनको लेके यूनियन और जद्दोजहद कर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेके भी जद्दोजहद कर रहे हैं, कर रही है, पर तो कोई रास्ता अभी तक निकल नहीं रहा है। तो इस सारे सवालों को लेके संघर्ष आगे होगा। अभी अब यूनियन ये सारे सम्मेलन करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते प्रदेश सम्मेलन की ओर हम जा रहे हैं। हर 3 साल बाद यूनियन को प्रदेश का सम्मेलन करना पड़ता है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है। अब बीकानेर में 27-28 दिसंबर को पूरे प्रदेश का सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले प्रदेश का सम्मेलन 1993 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद 1993 में हुआ था उसका सम्मेलन। उसके बाद के अंदर अब ये सम्मेलन होने जा रहा है। अब इस सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू हो गई है। वहाँ पर करीब 16 लाख का बजट बनाया है उन्होंने, जिसको पूरा करेंगे। बीकानेर और उसके अंदर स्थलीय हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, सरदार शहर है, अनूपगढ़ है, तो ये सारी शाखाएं मिलकर के 16 लाख के बजट को पूरी करेंगे। करीब 500 प्रतिनिधि यूनियन के पूरे राजस्थान से उस सम्मेलन में भेजे जाएंगे। कहाँ से कितने प्रतिनिधि होंगे वो यूनियन के प्रदेश कार्यालय से और धर्मवीर जनरल सेक्रेटरी ने इन्होंने सर्कुलर शाखाओं को आपको भेज दिया है। जितनी आप एफिलिएशन देवी देते हो उसके हिसाब से मिल गया होगा ना, आपको नहीं मिला? शाखाओं हाथ खड़ा करो, सर्कुलर मिला नहीं मिला? मिल गया। पढ़ा नहीं पढ़ा? उसको पढ़ा
आपके विद्यानगर के कितने प्रतिनिधि है? नहीं पता कोई है? पक्का 13 ही है क्या? 13 तो पढ़ा। वैशाली कितने? 16 ही है। 16 पढ़ा है। चलो अच्छी बात है, पढ़ा तो है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है सर्कुलर जाते लेके पढ़ा देते हैं लोग, पढ़ते ही नहीं। पढ़ा अच्छी आदत है। फिर उसके आपको प्रतिनिधि लेके जाते, 700 रुपये डेलीगेट फीस रखी है। वहाँ पे 2 दिन का सम्मेलन होगा। अब कोशिश कर रहे थे कि अब तक एक तक के इतने सम्मेलन हुए पिछले 60 साल, उसे शुरू के 3 सम्मेलन छोड़ दो, शुरू के 3 सम्मेलन छोड़ दो। 3 सम्मेलनों के बाद 1972 से अब तक जितने सम्मेलन हुए, सभी सम्मेलनों का उद्घाटन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता आते थे, राष्ट्रीय महासचिव आते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते रहे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्यों आते रहे? हमें ऐसी क्या खासियत है? कोई हमारी शक्ल देख के आते रहे क्या? नहीं, हमारी यूनियन के संघर्ष की शक्ति, यूनियन के संघर्ष का संकल्प, मजदूरों के लिए लड़ने की जज्बा, इस सबको देख करके वो आते रहे। ये मानते हैं कि आप लड़क हुई मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाली यूनियन, इसलिए आते रहे। अब की बार भी हमारी कोशिश ये है कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव जो महिला है, महिला देखिए एक तक में महिला राष्ट्रीय स्तर की नेता है और अमरजीत कौर, वो सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अगर कोई बहुत ही विशेष कारण नहीं हुआ तो वो सम्मेलन का उद्घाटन करने नहीं आएंगी। वहाँ तो फ्लाइट दिल्ली से बीकानेर के लिए तो एयर सर्विस भी नहीं है, फ्लाइट भी नहीं है, ट्रेन में उनको आना पड़ेगा इतना लंबा सफर करके। तो वो आएंगे, उन्होंने सहमति दी, आऊंगी कमेंट आपके सम्मेलन के अंदर आऊंगी। अभी 4-5 दिन पहले मेरी फिर बात हुई थी। तो सम्मेलन पूरी अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। आपसे हर शाखाएं मीटिंग करके तय करना, 2 जने बैठ के तय मत कर लेना, उनमें ले जाना शक्ल देकर, या जी मेरे साथ अच्छा है, मेरे साथ चाय पीता है, मेरे साथ शाम को भी बैठ जाता होगा कभी कभी दोस्ती में, इसको ले ऐसे करके तय नहीं करोगे। बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से बैठ के अपनी कमेटी में तय करिए कि किसको लेके चल रहा है, उसको साथी को लेके जाओ जिसपे काम करने की रुचि हो, जिसपे सीखने की रुचि हो, जो संघर्ष से डरता नहीं हो, मैनेजमेंट से संघर्ष करने का जज्बा, ऐसे साथियों को लेके जाओ। हर एक को भाई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, वहाँ भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है। तो ऐसे साथियों का चयन करो, एडवांस में तैयारी करो। आपकी एफिलिएशन फी जिनकी बकाया है, लेवी बकाया है, उनको चांस नहीं देंगे वहाँ पर। जयपुर में तो मेरे ख्याल से करीब सबकी बकाया है, किसी एक आध की बकाया तो हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये आप तैयारी करो। सम्मेलन से निपटने के बाद इसी मैदान के अंदर हम लोगों को उतरना पड़ेगा। हम मैदान में उतरेंगे, नया नेतृत्व आएगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों को तो उल्टी गिनती शुरू हो, मैं तो मेरी तो कहता हूँ, मेरी तो उल्टी गिनती शुरू हो। मैं 82 साल का हो गया, मैं 83 में चल रहा हूँ। कब तक काम कर पाऊंगा? कब तक काम कर पाऊंगा? पिछले 60 साल से लगातार कर रहे हैं, बिना एक दिन का रेस्ट नहीं। आपको तो ड्यूटी पर रेस्ट नहीं मिलता तो नाराज हो जाते हो। हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, हमें तो छुट्टी के दिन भी दिल्ली की दफ्तर में आके काम करने पड़ते हैं, हमें तो रात तक भी बैठना पड़ता है, हमें तो सुबह भी जल्दी भी आना पड़ जाता है। हमारी क्या बात होती है? और नौकरी करते करते किया है, चलो रिटायरमेंट के बाद तो नौकरी नहीं है, पर नौकरी में रहते रहते किया है। पहले किसी जमाने में फोन नहीं होते, मोबाइल की बात नहीं कर रहा, फोन ही नहीं होते, फोन भी कोई सरकारी दफ्तरों में मिल जाते। तो मेरी बड़ी मुश्किल थी कि मैं रात के कभी 10-10, 11-11 बज जाते थे काम करते करते, और सुनसान जगह होती थी उस जमाने के अंदर। आज जैसा ट्रैफिक थोड़ी कर जाएगी, चेहरे पे मिल जाएगी। अब कई भी रात को सो जाते थे, तो घर की चिंता हो जाती थी क्या हो, तो मैं क्या मेरे कहा 3 दिन तक तो इंतजार करना। अगर 3 दिन तक नहीं आए तो समझना कुछ नहीं होगी। अगर 3 दिन के बाद भी 3 दिन घर नहीं पहुंचे तो फिर तलाश शुरू कर देना वाली कार्य। तो कई बार 2-2 दिन तक आते हुए जाते के बाद ऐसे ही मैंने चलाई है। तो आप नई पीढ़ी के लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी संभालने की जरूरत है। अगर नई पीढ़ी के लोग जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो यूनियन चल नहीं पाएगी। और किसके लिए? हमारे लिए नहीं संभाल रही जिम्मेदारी, आपके लिए संभाल। आप जो नई पीढ़ी है उसको बहुत लंबा काम करना है, बहुत लंबी उनको नौकरी करनी है,
उनको अपनी नौकरी बेहतरी करने के लिए, अपनी सुविधाएं हासिल करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यूनियन की ज्यादा जरूरत है। जिनकी नौकरी कम बच गई उनको क्या जरूरत है यूनियन की? उनको क्या जरूरत है यूनियन की? हम तो रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं इसलिए बंधे हुए सिद्धांतों से कसम खाई थी कि जब तक मरेंगे तब तक यूनियन के साथ रहेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, इसलिए कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी काम। हम तो वकालत शुरू कर देते थे, शानदार वकालत करते, रिटायरमेंट के बाद फर्स्ट क्लास कार मेंटेन करके कोठी खड़ी कर लेते, खूब केस मिल जाते, रोडवेज से बहुत केस मिलती मुझे। हमने वो रास्ता तो नहीं चुना पैसे का, हमने चुना आपके साथ रहने का रास्ता, मजदूरों के साथ। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस संगठन को मजबूत करने के आगे आओ, मजबूती डरो मत मैनेजमेंट से। क्या कर लेगा मैनेजमेंट? आपकी जगह बदल देगा। जगह बदल देने से क्या? मेरे को शुरू में जब यूनियन में काम करना शुरू किया था, उस जमाने के यहाँ रामता जी बैठे, उनमें और कोई नहीं उस जमाने का, ये भी नहीं उस जमाने का, ये है 6 साल तक मुझे जयपुर की शक्ल नहीं देखनी थी। शक्ल देखने का मतलब जयपुर नहीं आने दिया काम पर। 6 महीने कहाँ, 6 महीने किस डिपो में, 6 महीने किस डिपो में, इस तरह से पूरा राजस्थान घुमा दिया। और अब तो जहाँ गए वो झंडा गाड़ रहे थे यूनियन का, तो जगह जगह बैठक का नाम बोलता चला गया। यही कारण था बात के अंदर कि पूरे राजस्थान बैठक चले। अगर उस दौर में हम बैठ जाते, हाथ जोड़ देते मैनेजमेंट को, तो एटक इतनी नहीं फैल पाती। राम अवतार जी उसी जमाने के इन्होंने बहुत इस तरह संघर्ष किए। तो कॉमरेड, अच्छा आज का सा जमाना थोड़ी था, उस जमाने में 7 डिपो हुआ करते थे। 7 डिपो तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, वो 6 साल तक जयपुर में करते। और सबसे पहले ट्रांसफर किया था आबू 1967। आबू रोड नाम तो सुना है ना? वो गया भी है क्या गुरु रात से? घूमने गए रहे हो? घूमने गए, हाँ माउंट आबू है ना, ठीक है। आबू रोड अगर जाना हो उस जमाने में बस से, तो कोई सीधी सेवा नहीं। जयपुर से अजमेर, अजमेर से बस पकड़ के जाओ पाली, पाली से बस पकड़ के जाओ सिरोही, और सिरोही से बस पकड़ के जाओ आबू। आने गए तो 2.5 दिन जाने के और 2.5 दिन आने के लगते थे बस। ऐसी जगह भेजा था कि बस से आ ही नहीं पाए। तो रेल चलती थी रात को, आबू रोड से रात को चलती थी पार्सल ट्रेन बस का, सुबह अजमेर पहुंचा देती थी। तो संयोग से वो ट्रेन ऐसी मिल गई, आना होता रात को बैठते थे, सुबह अजमेर आ गए, अजमेर से बस से आते थे। जाते वक्त भी ऐसे शाम ये परवाने इस तरह से गंगानगर में 69 की हड़ताल के बाद गंगानगर मेरा ट्रांसफर हुआ। उस वक्त मेरे को गोली चली। अब मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ मेरी, मैं बता रहा हूँ किन हालातों में हम लोगों ने यूनियन को जिंदा रखा। राम अवतार जी की पोस्टिंग गंगानगर की वजह से पहले मैं जब गए और गोली चली, बच गए। आगे 60 जहाँ 79 में आए दिन राजपूत छात्रावास है, आपने देखा है सिंधी कैंप के ऊपर, देखा नहीं क्या? जब वो बसें लगती है आगे, तो आए दिन हमारे सिटी बसें चलती थी, ड्राइवर कंडक्टर से टिकट को लेके मारपीट होती थी। आए दिन लोगों को लगा यार आए दिन कुछ परवाह करता नहीं, और सरकार की भैरव सिंह जी की सरकार, कल्याण सिंह जी कालवी सरकार में पावरफुल मनुष्य कल्याण सिंह जी कालवी, तो वो इस जोम के ऊपर छात्रावास वालों को ज्यादा ही जोम करा, छात्रावास वालों को तो रोडवेज वालों को रिकॉर्ड कर दिया था। रोडवेज वालों को लगाया भिक्षुआज, तो लिया कानून हाथ में, गए मारा पीटा सब भीड़ करके और भगा दिया उनको, हॉस्टल में आग लगा दी। उसके 7 दिन बाद खत्म हुई जब हड़ताल, समझौता हो गया, फिर मेरे घर को गोली चलाई, वहां भी हम बच गए। तो हम कभी बेइज्जती कह रहा हूँ, अगर यूनियन चलाने सिद्धांतों के लिए तो डरना नहीं पड़ेगा। जो डरेगा वो मर जाएगा, जो नहीं डरेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपको तय कर लो, आप समस्याओं में केवल बुझमानी बातें करते रहना चाहते हो या समस्याओं से निजात पाना चाहते हो? क्या चाहते हो? यार कोई 2-4 बोलते हो समझ में नहीं आती, पता ही नहीं। समस्याओं से निजात पाना चाहते हो या सहना चाहते हो? निजात पाना चाहते हो तो हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ोगे तो कोई निजात नहीं पा पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू।